एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस। माय नेम इज शिवानी और आज हम 4 मार्च का न्यूज एनालिसिस करेंगे द हिंदू का। जैसे पहला न्यूज हम लेके चलेंगे, सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये बिल्कुल टॉप पेज पे आई हुई ये न्यूज है। इसमें बात बताई जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अगर सेंट्रल स्टाफ चाहे तो ऑप्ट कर सकता है। अभी तक ये था कि न्यू पेंशन स्कीम ही माननी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत दिनों से बहस और गहमा गहमी के चलते इसमें ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन की वजह से काफी वर्डिक्ट भी आ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है। फाइनली गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूव कर दिया है कि सेंट्रल स्टाफ चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को मान सकता है। लेकिन सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट अलाउज वन टाइम ऑप्शन, एक बार का ही ऑप्शन होगा फॉर दोज हु अप्लाइड फॉर जॉब्स एडवर्टाइज बिफोर 22 दिसंबर 2003 के पहले। जिनका अपॉइंटमेंट इसके पहले हुआ है उनके लिए वन टाइम ऑप्शन है। मतलब 22 दिसंबर 2003 के पहले जिनका जॉब हुआ है उनके लिए वन टाइम ऑप्शन है। द डे नेशनल पेंशन स्कीम वाज नोटिफाइड बट जॉइन सर्विस इन 2004, मतलब जिनका एडवर्टीजमेंट 2003 पे निकला 22 दिसंबर और ज्वाइनिंग हुई है 2004 के पहले। ठीक है, तो 2004 इसके लिए मार्केबल लाइन है। Now, in a significant decision, the government has decided to give a one-time option to select central government employee to migrate to old pension scheme. समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में मेजर डिफरेंस क्या है, वो ये है द स्कीम गारंटीज अ लाइफ लॉन्ग इनकम। जो ओल्ड पेंशन हमारी थी उसमें क्या था कि लाइफ लॉन्ग इनकम मिलती थी पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, नए वाले में क्या था, ये पार्टिसिपेटरी स्कीम थी जिसमें एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था और उससे कुछ परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता था एम्प्लॉयर्स को। द पेंशन कॉपर्स फ्रॉम देयर सैलरीज विद मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट, और एम्प्लॉय दोनों मिलकर के कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, लाइफ लॉन्ग इनकम मिलती थी पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, और उसके लिए जो है आपका पेंशन का अमाउंट डिडक्ट होता था। न्यू पेंशन स्कीम में दोनों को ही कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है एज पर द परसेंटेज। दूसरा पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट बेयर्स द एक्सपेंडिचर। इसमें ओल्ड वाले में गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर बेयर करती थी और दूसरे वाले में क्या था, द फंड आर इन्वेस्टेड, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको ही आपके पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, now another scheme, old pension scheme में a monthly payment is assured where the amount is equivalent to 50% of the last drawn salary। इसमें एक अमाउंट पक्की की जाती थी कि आपको 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी का हर महीने आपको मिलेगा। और इसमें क्या था, नई वाले स्कीम में क्या है, ऑन रिटायरमेंट 60% ऑफ द कॉर्पस व्हिच इज टैक्स फ्री। 60% जो पैसा आपको मिलेगा रिटायरमेंट में वो टैक्स फ्री होगा। इज विथड्रॉन बाय द रिमेनिंग, जो बाकी का 40% है वो आपका एन्युटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और जब से ये स्कीम आई है थोड़ी सी बहस लोगों में है, क्योंकि आज की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इतना वोलेटाइल मार्केट है कि कोई अपनी पेंशन को किस हद तक कितना बचा सकता है, कितना उसे मिलेगा, तो हर कोई अश्योरेंस चाहता है। तो उसको दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज लाई है जो काफी सही भी है कि अगर जो लोग 2004 तक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। ना समझने वाली बात ये है कि कुछ पोर्टल को लेकर के भी, ईपीएफओ का जो पोर्टल था उसमें कुछ गड़बड़ियां आ रही थी। प्रोविडेंट फंड मैनेजर को कमिश्नर्स को लिखा गया है कि इनका लिंक काम नहीं कर रहा है। जो लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में उनके लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसपे वो रजिस्टर करके ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उनको C2 ने लिखा है कि ऑप्शन नहीं चल रहा है। तो ये चीज है ना। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है जो इन सब चीजों को आगे एग्जीक्यूट करता है। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद, इन्होंने बातचीत करी फाइनेंस एंड लॉ डिपार्टमेंट से हमारे सरकार की, और उनके लोगों से डिस्कस करने के बाद उन्होंने ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम का स्विच करने का ऑप्शन रखा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात को डिक्लेयर किया क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी आए, डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातचीत होने के बाद इस बात को रखा गया है कि इन 2020 DPPW gave one time option to those central government employees to opt for the OPS who were declared successful for recruitment and result declared before 31st 2003। 2020 में ऑप्शन DPPW ने दिया था जिसमें से वो लोग स्विच कर सकते थे जिनका अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के पहले हुआ हो और वो सक्सेसफुल ट्रांसफर कर भी गए। तो इस बात को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अग्री किया और कहा ठीक है कि अगर इससे ही ये चीजें सॉल्व होती हैं तो कर लेना चाहिए। Following this, the DPPW moved a proposal to issue a general circular to extend the benefit of the judgment to similarly placed employees. Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh approved the proposal on Friday. However, the representation was received from government employees referring to court judgment and orders by the CAT Administrative Tribunal है जो जिसमें से केंद्र के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सवालों का जवाब भी ट्रिब्यूनल करता है या इसमें ट्रिब्यूनल जो है सुझाव देता है और डिसीजन लेता है that allow them to migrate to OPS। तो ठीक है, अब हो गया। लेकिन
लेकिन पहले जो स्कीम आई थी उसमें अभी तक के जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने काफी एम्प्लॉय ऑलरेडी इनरोल्ड है, जिसमें वेस्ट बंगाल नहीं था जिसने एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया था, सिर्फ वेस्ट बंगाल उसमें नहीं था, बाकी सभी स्टेट्स ने इसको कर लिया था। तो ये एक बड़ा स्टेप होगा चेंज लाने के लिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी में इसके ऊपर सवाल बन सकता है कि ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए क्या कितना 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 कॉर्पस का प्रेशर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम पे जो सारा दारो मदार गवर्नमेंट पे आता था, तो वो पैसा जो है हमारे ही जो बैंक जो गवर्नमेंट है उसके एक्सचेकर से ही निकलेगा ना, तो उसके लिए एक सवाल बन सकता है मेंस में जीएसटी के एस्पेक्ट से, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी आर्टिकल है जिसमें वहां के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि वो भी ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम को अप्लाई करेंगे और जिसके अंदर जो सभी एम्प्लॉय होंगे वो जनरल प्रोविडेंट फंड के एम्बिट में आएंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है जो कि पूछा जा सकता है जीएसटी के एस्पेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक ऑफ गिव $1 बिलियन हेल्थ इंफ्रा लोन्स। इसमें हमें गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ये लोन मिला है। इसे सॉफ्ट लोन भी कहते हैं। जब वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है उसे कहते हैं सॉफ्ट लोन, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आता है। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई देशों को बस वर्ल्ड बैंक ऐसा लोन देता है ताकि अपनी इंफ्रा में काम करे और जो यूनाइटेड नेशंस के जो गोल्स हैं जिनको हम एसडीजी कहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में सहायता मिले, इसके लिहाज से वर्ल्ड बैंक इस तरह के लोन्स को देता है। ना समझने वाली बात यह है कि अभी देश के नंबर्स को ध्यान दें, अगर हेल्थ की बात ध्यान दें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो डेटा हमारे पास है उसमें जो ईयर ऑफ एक्सपेक्टेंसी है 69.8 है 2020 में और जो 58 थी 1990 में। साथ ही साथ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है वो 36 पर 1000 लाइव बर्थ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारा 30 पर 1000 लाइव बर्थ है। मेटर्निटी मोर्टालिटी रेट जो है वो है 103 है 1 लाख लाइफ पे। ये जो मोर्टालिटी रेट्स हैं इनको ध्यान रखिए, चाहिए प्री पूछे जा सकते हैं। और ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया, बट हमें ये पीएम ABHIM मिशन के बारे में पता होना चाहिए जीएसटी के एस्पेक्ट से। साथ ही साथ जो पॉलिसीज में GS1 का पार्ट आता है वो सोशल नॉर्म्स के आधार पर, और एसडीजी में जो हमारे गोल्स हम पूरे करते हैं उसके आधार पर भी हमको पता होना चाहिए। दिस इट सेड वन ऑफ द लोन्स विल प्रायोरिटाइज, कौन से स्टेट्स में प्रायोरिटी दी जाएगी? आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी दी जाएगी इस लोन को डिसबर्स करने में और हमारे इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करने में। नाउ जीनोम टेस्टिंग पोजेस चैलेंजेस फॉर इंश्योरेंस। अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले न्यूज आई थी जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये डिक्लेयर किया कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग किट लेकर के आएंगे, और जिसकी वजह से न्यूज इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से पूछी जा सकती है प्री में। इसमें टर्म्स यूज हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, अटमोस्ट गुड फेथ और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ये दोनों ही टर्म इंश्योरेंस की टर्म है। जब इंश्योरेंस में कोई फॉर्म इंश्योरर द्वारा भरवाया जाता है इंश्योरी से, ध्यान दीजिएगा, इंश्योरर का मतलब कौन हुआ? जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। सपोज करिए रिलायंस, राइट, रिलायंस का इंश्योरेंस है, या फिर आप LIC ले लीजिए, ठीक है, वो हुआ इंश्योरर। और सब मिस्टर एक्स हैं, वो क्या हुए? इंश्योरी, जो इंश्योरेंस खरीदेंगे। नाउ इस केस में क्या है कि समस्या ये है इंश्योरर्स के सामने कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की जो किट है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? उसमें आपके डीएनए को सीक्वेंस करके पता करा जा सकता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी जेनेटिक है, क्या आगे किस बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। जीनोम का है कि आपके अंदर क्रोमोसोम जो बनते हैं, डीएनए जो बनते हैं, उनको एक तरह से टेस्टिंग की जाए, एक सीक्वेंस बनाया जाए ABCD करके, ताकि ये पता करा जा सके कि आपके अंदर कौन सी बीमारियां हैं या बन सकती हैं जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली। ये सीधे सीधे मतलब है जीनोम सीक्वेंसिंग का। आप इसको इकोलॉजी वाले साइंस वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ना यहाँ पे इशू क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये किट 12,000 रुपए की आ गई, पहले का 1 लाख रुपए का होता था, अब ये 12,000 की किट लाने की बात हुई रिलायंस की तरफ से। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या है कि कस्टमर्स जो हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेंगे अपने बारे में, जो उनकी एलिमेंट से बीमारियां हैं उनको पता चल जाएंगी, और उस केस में हो सकता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे प्रेशर क्रिएट हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके साथ ही साथ जो उनकी जीनोम टेस्टिंग जो होने के साथ अगर कोई भी इंश्योरी ये नहीं बता पाता है इंश्योरर को कि इसको कौन सी बीमारी हो रही है,
और हो सकती है, तो उस केस में ये वाला टर्म अटमोस्ट गुड फेथ वाला टर्म हिट होता है, क्योंकि एक केस डिसाइड हुआ था, उसमें इस बात को मेंशन किया गया था, उसी को यहाँ पे हिट करते हैं। इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज सेड समथिंग सिमिलर इन द मनमोहन नंदा वर्सेस यूनाइटेड इंडिया केस इन 2015. The apex court said that if any query is left blank and the insurer accept the proposal, the insurer cannot set it at later stage say there was a suppression or non disclosure. मतलब अगर कोई भी इंक्वायरी आपके फॉर्म में खाली पड़ी रह जाती है, आप उसे नहीं भर पाते हो, तो ये नॉन डिस्क्लोजर नहीं होगा अगर आप फॉर्म को यूं ही एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मतलब आपको सारे फॉर्म भरवाने चाहिए, सारे ब्लैंक्स जो जगह होती है फॉर्म में वो भरवानी चाहिए। Another issue is whether insurer will cover prevention action like the surgery that Hollywood actor Angelina Jolie underwent after discovering she was susceptible to breast cancer. ठीक है, तो ये सारी कुछ ऐसी केसेस इसमें निकल करके आ रहे हैं जहां पे एंजेलिना जोली का भी केस आया था, जहां पे उनको ब्रेस्ट कैंसर की बात क्लियर हुई सर्जरी के बाद, और उसमें वो पॉलिसी में इंक्लूड नहीं था। अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इंश्योरर, सच एन ऑपरेशन में नॉट बी कवर्ड एज जीनोम टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड कंक्लूसिव। तो समझने वाली बात ये है कि सपोज करिए किसी के पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन उसने बाद में जीनोम टेस्टिंग कर लिया, तो उस केस में उसको पता चला कि उसको कैंसर हो सकता है, आने वाले टाइम में कैंसर पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में कैसे आप उसको लिस्ट में कवर करोगे जो ऑलरेडी इंश्योरेंस बाय कर चुका है। तो पॉलिसी मैटर्स की वजह से ये कुछ टेंशन क्रिएट हो सकती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑलरेडी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप HIV एड्स को ऐड करिए और साथ ही साथ आप कैंसर जैसी बीमारियों को भी ऐड करने के लिए गाइडलाइंस बनाइए। तो देखते हैं वो कैसा होगा। साथ ही साथ जीनोम टेस्टिंग के जो टर्म यहाँ यूज हुई है अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब है कि इंश्योरर और इंश्योरी के बीच एक फेथ और एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जहां पे सारी चीजें डिस्क्लोज की जानी चाहिए। पर अगर इंश्योरी ये डिस्क्लोज नहीं करता है टेस्टिंग करने के बाद कि उसको कैंसर है और बाद में डिटेक्ट हो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कैसे, आप इंडस्ट्री कैसे उसको कंपनसेशन देगी, कैसे क्लेम होगा, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो काफी रिलेवेंट आर्टिकल है, ये एक्सपैंड होगी न्यूज अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इसमें दिया, क्योंकि ऐसा डिसीजन अगर कोई PIL लगती है तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें कहा है कि वो किट लेकर के आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। पर मेरे हिसाब से GS3 के पर्पज से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है। Now, genome testing helps in tracing one's ancestry as well as determines a person's predisposition to health disorder including cancer. मतलब ये टेस्टिंग है जिससे पता कर सकते हैं कि आपके सेल्स में कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां बन सकती हैं, आपको एडवांस से पता चल जाता है। इससे कई फायदे भी हैं और नुकसान दोनों हैं। Now, Supreme Court eases norm for selection of consumer court presidents members. कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स के सिलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए कुछ नॉर्म्स बना दिए। 142 क्या है? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स एंड रूलिंग्स विल बी इन्फोर्स। इसका मतलब क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेट कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। द टॉप कोर्ट में इशू एनी वर्डिक्ट और ऑर्डर नेसेसरी टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। मतलब कंप्लीट जस्टिस को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है, एडिशनल पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस के चलते कोई नियम या ऑर्डर पास कर सकता है। और इसमें क्या हुआ? अट्रैक्ट यंगर टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप जो है यंगर टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराइए और कंज्यूमर कमीशन में होने वाले जो सिविल कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको आप करिए, एक्सपीरियंस लगा दीजिए 10 साल का, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए आप नियम कायदे कानून बना लीजिए। ये आर्टिकल 142 का यूज करके उन्होंने कहा। आर्टिकल 142 प्रीएम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी 142 के लिहाज से कई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पहला था 91 का यूनियन कार्बाइड वाला, दूसरा बाबरी मस्जिद, तीसरा है प्रेमचंद गर्ग और एक्साइज कमिश्नर, और लिकर सेल बैन को लेकर के भी आर्टिकल 142 का यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी। मेरे लिहाज से इस बार के जो प्री में ही पूछा जा सकता है। नाउ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज टेक एम एट रशिया चाइना। जानते हैं G20 के चलते बहुत सारे ग्रुप्स की बात हो रही है, फिर से बात हुई है, तो क्वाड कंट्रीज ने एक कॉमन कम्युनिटी की जो बात थी कि कोई कॉमन स्टेटमेंट नहीं आ रहा, उसको फाइनली पास कर दिया क्वाड कंट्रीज ने, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। उन्होंने कहा वी अंडरस्कोर द नीड फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज इनएडमिसिबल। फाइनली एक वर्डिक्ट आया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो डिस्कशन हुआ उसमें कोई वर्डिक्ट आया नहीं था, कोई भी कॉमन डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल जब अभी के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट हुई इसमें
यूएस के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उनके लिहाज से कॉमन स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा, उन सबने मिलकर कहा, वी कंटिन्यू टू डिस्कस आवर रिस्पॉन्स टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड द इमेंस ह्यूमन सफरिंग इट इज कॉजिंग एंड कंकर्ड दैट द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज इनएडमिसिबल। ठीक है, तो ये फिलहाल आ गया है। नाउ समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कुछ ग्रुप के नाम इसमें आ रहे हैं, जिसमें आया क्वाड कंट्रीज की बात आई, आसियान की बात आ रही है, फिर अभी हमारे जो नॉट हमारे रशियन रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इस बात को बोला कि हम रशिया कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया और चाइना को क्लोज ला सके। तो उन्होंने कुछ देशों के कुछ ग्रुप्स के नाम लिए, रिक का नाम लिया, साथ ब्रिक्स का नाम लिया, तो उसको देखना जरूरी है। तो कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? क्वाड, आसियान और हमारा आ रहा है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी हैं, रिक कंट्री कौन सी हैं, साथ ही साथ आसियान हमारा हो गया, सार्क कवर नहीं हुआ है, और आसियान आसियान +3 वो उसमें नाम लिया नहीं गया है, पर इंडिया आसियान +3 का मेंबर है। ठीक है, तो इन सब देशों के बारे में पता होना चाहिए, प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट बैठता है। वो ग्रुप पता होना चाहिए इंडिया किसका पार्ट है, किसका पार्ट नहीं है। तो क्वाड कंट्रीज में इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस। आसियान में इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आसियान +3 वाले +6 वाले में इंडिया है। चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये सेपा CEPEA जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है उसमें, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी इंडिया है ना। G20 में भी इंडिया है, लेकिन आसियान में कौन से देश आते हैं वो भी मैप में आपको देख लेना चाहिए। मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, पर फिर भी ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ऐसे सवाल बनते हैं जहां पे पूछा जाता है कि इंडिया कौन से ग्रुप का पार्ट है, कौन से ग्रुप का पार्ट नहीं है, और जब मेंस राइटिंग में आप सवाल लिखते हैं तो भी उनको पता होना चाहिए कि इंडिया किसका पार्ट है। अच्छा, रिक की जहां तक बात करें तो ब्रिक्स की मीटिंग होती है, रिक की मीटिंग होती है। रिक में आता है हमारा रशिया, इंडिया, चाइना। ब्रिक्स तो हमको पता ही है। तो उस केस में इंडिया, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स और रिक देशों को सपोर्ट करते हैं, हम लोग मिलते रहे, आगे भी मिलेंगे। और जो ट्राइलेटरल ग्रुप है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मिस्टर लावरोव ने कहा, और हम चाहते हैं कि इंडिया रशिया क्लोज आ जाए, पास आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन हो जाए। नाउ नेक्स्ट न्यूज, नोबेल पीस प्राइज विनर बिलास्की जेल फॉर 10 years। ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हमारे GS2 और GS1 के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठती है। ध्यान देने वाली बात है कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों 10 साल की जेल हुई, समझना जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर इनको नोबेल प्राइज मिला है पीस और ह्यूमन राइट्स के लिए। तो उसके लिहाज से इनको क्यों 10 साल की जेल हुई इंपॉर्टेंट है। कुछ थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। पहली बात तो ये बेलारूसी कहानी है। ये बेलारूस कहाँ का देश है? रशिया से जुड़ा हुआ देश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पास में लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन इसके बॉर्डर पे हैं। तो ये बीच का एक देश है, मतलब यूक्रेन, यहाँ पर लड़ाई चल रही है और बेलारूस यहाँ पे है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बेलारूस का संकट क्या है, कि सबसे पहले कि ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था 1991 के पहले। ठीक है, जब ये यूएसएसआर टूटा और उसके बाद सारे देश अलग हो गए, तो बेलारूस भी अलग हो गया ना। बेलारूस का जो सबसे महत्वपूर्ण संकट ये है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जब से वो अपॉइंट हुए हैं और 26 साल से वो वहीं के प्रेसिडेंट बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइम का झंझट यही है ना। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रही है, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, और पहले भी यूरोप में ऐसे कई संकट आए हैं, तो यहाँ पे माइग्रेटरी जो लोग होते हैं, रेफ्यूजीज का संकट बहुत ज्यादा है। लोग बाहर से यहाँ आते हैं, आ ही रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे पास का देश है यूक्रेन का, तो लोग भाग के यहाँ चले जाते हैं ना। दो संकट इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो फिर से री इलेक्ट हुए और 26 साल से वही है। तो दूसरी बात ये कि यहाँ पे रेफ्यूजीज का संकट बहुत ज्यादा है। और मिस्टर बिलास्की जो इनको नोबेल प्राइज मिला है, उनकी हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो ये जो वहां के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर जी, इनकी पिक्चर यहाँ लगाई है, तो ये 26 साल से रूल कर रहे हैं और फिर से री इलेक्ट हुए इस बार। और इसी बात से वहां प्रोटेस्ट चल रहा है कि इस बार के इलेक्शन के बाद भी ये इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 80% वोट उनको मिले हैं, जो उनके ऑपोजिट पार्टी में थे उनको 9.9% वोट मिले, जो कि एक असंभव सी बात है। वहां के लोगों ने इसलिए प्रोटेस्ट किया। मिस्टर बिलासी की हिस्ट्री में अगर जाएं तो वो काफी सालों से इसी ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते रहे हैं, और उन्होंने 2020 में जब ये मिस्टर अलेक्जेंडर री इलेक्ट हुए तब भी सवाल उठाया था कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ है, और उनको जब नोबेल, और उसकी चलते ही उनको अरेस्ट भी किया गया था, क्योंकि वो उन्होंने लीगल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 2021 में। मतलब ये फाइट है वो लंबी फाइट है,
और जो ये बार बार रिइलेक्ट हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सपोर्ट किया मिस्टर बिलासकी ने, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो वो जेल में थे, उनकी वाइफ ने नोबेल प्राइज कलेक्ट किया लास्ट ईयर ना, क्योंकि उनको अब क्या है, क्योंकि कहानी वही शुरू होती है, प्रोटेस्ट जहां से शुरू होता है कि इतने सालों से कोई ये डेमोक्रेसी का चश्मा बदल चुका है, वहां पे डेमोक्रेसी वाली चीज नहीं आ रही है, इसलिए लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जबकि स्टार्टिंग में जब जब एंटी सोवियत प्रोटेस्ट हुआ और सोवियत रूस से वो अलग हुआ बेलारूस, तो वहां पे चुनाव हुए थे, लेकिन बहुत समय के बाद बहुत जल्दी ही चुनाव की कहानी बदल गई, डेमोक्रेसी की कहानी बदल गई और फ्री इलेक्शन खत्म हो गया। इसी वजह से वहां पे लोग ह्यूमन राइट्स को लेकर के और अपने डेमोक्रेसी को लेकर फाइट कर रहे हैं, और मिस्टर ब्लास्की उसमें सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और फाइनली 10 साल की 10 साल की जेल उनको हुई है। ये उनका बैकग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, डोंट विदहोल्ड पोल फंड्स, लंका सुप्रीम कोर्ट प्लेस अथॉरिटीज। ये पिक्चर जो स्क्रीनशॉट है मैंने इसी आर्टिकल का है, इसमें कहा गया है कि श्रीलंका जो इस वक्त डेट क्राइसिस जूझ रहा है, इसके चलते आईएमएफ का बेल आउट उनको मिला है और आईएमएफ के बेल आउट के मिलने के साथ साथ कुछ कंडीशनलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कुछ चीजें महंगी हो गई हैं अपने बैलेंसिंग करने के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ने कहा है कि अथॉरिटीज को कि आप इलेक्शन तो कराइए, पैसे का जनता का पैसा विदहोल्ड ना करिए और इलेक्शन कराइए, क्योंकि इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर दिया गया है, विच इज नॉट गुड फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री। तो इसके लिहाज के चलते यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अथॉरिटीज को कि आप पोल कराइए, इलेक्शन कराइए, और क्योंकि वहां पे मिस्टर विक्रमासिंघे जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, काफी उनको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो डेट क्राइसिस है, डेट चल रहा है, आईएमएफ का बेल आउट है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली का संकट है और साथ ही साथ इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए एक कहानी, एक जो न्यूज है हमारे आईआर वाले हिस्से में, इसको आप प्रिपेयर करके रखिएगा, जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, जिसमें पूछा जा सकता है कि संकट क्या है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जिसमें पाकिस्तान के ऊपर भी सेम संकट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है 7 सालों की आईएमएफ बेल आउट लेने के लिए, और फिलहाल के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। नाउ डब्ल्यूएचओ ने अर्ज किया है सभी देशों को कि अगर आपके पास कोई न्यूज है कि कहां से कोविड लीक हुआ था या कोविड कहां से फैला था, तो अगर कोई न्यूज है तो उनको बताया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले यूएस ने रिपोर्ट में कहा, साफ तौर पे कहा कि ये सब चाइना से फैला था, और इसके बाद चाइना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। लेकिन फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने सब देशों को कहा है कि अगर आपके पास कोई इंटेल की न्यूज है, कुछ पक्का आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेबोरेटरी रिसर्च वगैरह है, तो उनको दीजिए, वो उस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि आउटब्रेक कहां से हुआ था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ इसके ऊपर काफी समय से रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है। दूसरे स्टेप का रिसर्च भी डब्ल्यूएचओ कर रहा था, तो उनके लिए पता लगाना जरूरी है कि एक्चुअली इंसिडेंट कहाँ हुआ था, कहाँ पे लैब लीक आउट हुआ था या नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज है, सर्विसेज एक्टिविटी हिट 12 ईयर हाई इन फरवरी, पीएमआई सिग्नल्स। पीएमआई हम समझ चुके हैं, फिर देख लेंगे। ये डेटा कहता है कि सर्विस एक्टिविटी काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी है, उसने डेटा को रिलीज किया है और कहा जा रहा है कि इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपैंडेड एट स्ट्रॉन्गेस्ट रेट इन 12 ईयर्स इन फरवरी, सपोर्टेड बाय फेवरेबल डिमांड। डिमांड बढ़ रही है बाहर के देशों में, हम लोगों को सर्विस पहुंचा रहे हैं। सर्विस कौन सी? जो हम सर्विस पहुंचा सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो सारी सर्विसेज बाहर जा रही हैं, लोग हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री जो है एक्सपैंड कर रही है इस डेटा को, ये डेटा ऐसा कहता है। एसएनपी क्या है? एसएनपी रेटिंग एजेंसी है, और पीएमआई का मतलब होता है एन इंडेक्स दैट मेजर्स द मंथ ओवर मंथ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, ध्यान दीजिएगा। पीएमआई इंडेक्स क्या होता है? टाइम टू टाइम ये बताता है कि चेंज क्या हो रहा है इंडेक्स में। और जो सर्विस इंडेक्स, सर्विस पीएमआई भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी होता है, हर तरह के पीएमआई होते हैं जो परचेजिंग मैनेजर्स प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी, कल की डिस्कशन में था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी न्यूज एनालिसिस के साथ आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग इस बार का यूपीपीसीएस दे रहे हैं उनके लिए बता दूं कि नोटिफिकेशन आ गया है और पेपर मई में होगा, 15 मई शायद उसकी डेट है एग्जाम की। और अपनी तैयारी को रिकन्फर्म कर लीजिए, सब कुछ पक्का कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और कोशिश अगर हुआ तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर भी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।